students, today I will start the 11th class chapter बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बनाने के लिए हमें कुछ पहले थोड़े से बेसिक्स सीखने पड़ेंगे। बैंक रिकन्सिलिएशन होता क्या है पहले तो ये पता कर लेते हैं। लेकिन जब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने बैंक की जो पासबुक है उसको अपने बिजनेस के अंदर में कैश बुक होती है, 3 कॉलम कैश बुक, उसमें आपका जो बैंक वाला कॉलम होता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं पासबुक से टैली करते हैं। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जैसे हम लोग अपने बिजनेस में क्या रखते हैं, हम लोग अपने बिजनेस में कैश बुक रखते हैं। कैश बुक के अंदर आप देखेंगे कि डेबिट साइड होगी और एक क्रेडिट साइड होगी। कैश बुक जैसे अगर हम बात करेंगे तो कैश बुक में डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में यहाँ पे अगर हम माने तो एक कैश का कॉलम, एक बैंक का कॉलम, और इधर क्रेडिट साइड में भी एक कैश का कॉलम और एक बैंक का कॉलम। ओके, और लास्ट में हमारे यहाँ पे क्या निकलते हैं, बैलेंस निकलते हैं, बैलेंस सीधी, कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस। तो हमें करना क्या है, हमें अपनी 3 कॉलम कैश बुक के अंदर जो हमारा कैश और बैंक का कॉलम है उसके अंदर जो बैंक वाला कॉलम है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड वाला जो बैंक का कॉलम है, उसको हमें बैंक की पासबुक से टैली करना है। तो बैंक की पासबुक से टैली करने का मतलब क्या है, बैंक से पासबुक से टैली करने का मतलब है आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, आप देखेंगे आपने बैंक में अपना अकाउंट खुलवा रखा है, आपके पास पासबुक होगी। अगर मैं सेविंग अकाउंट की बात करूँ तो आप लोगों के पास एक पासबुक होगी, और पासबुक के अंदर आपके पास क्या होगा, आप देखेंगे उसमें एक कॉलम डेट का आता है, एक पर्टिकुलर का कॉलम होता है, एक उसमें विड्रॉल और एक डिपॉजिट। विड्रॉल को हम लोग डेबिट बोलते हैं और डिपॉजिट को हम लोग क्रेडिट बोलते हैं, और एक लास्ट में एक कॉलम आता है आपका बैलेंस का। तो वो जो हमारी बैंक की पासबुक है जिसे हम बैंक स्टेटमेंट कहते हैं, उसे हमें अपनी कैश बुक से टैली करना है, दैट इज कॉल्ड रिकन्सिलिएशन। 2 किताबों को मैच करना, 2 बुक्स को मैच करना, दिस इज कॉल्ड बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ये मान के चलिए कि इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपका जो है होल लाइफ आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप जॉब कीजिए, आप अपना बिजनेस कीजिए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनिए, कंपनी सेक्रेटरी, CMA करिए, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सब में आपको बैंक रिकन्सिलिएशन बनाना आना चाहिए। तो बैंक रिकन्सिलिएशन को हम थोड़ा सा बनाना सीखेंगे। कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी हमारी जो बैंक में और हमारे यहाँ जो हमारी 3 कॉलम कैश बुक है उसमें मिसमैच हो जाएगी। मिसमैच का मतलब मैच नहीं करेगी। तो ऐसी सिचुएशन में हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैं कुछ आपको नाम याद दिलाता हूँ कुछ एडजस्टमेंट्स के। एक एडजस्टमेंट होती है आपकी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसका मतलब क्या है, आपने कुछ लोगों को चेक काट के दे दिए, अब जिन लोगों को आपने चेक काट के दिए हैं क्या वो चेक को सेम डे प्रेजेंट कर देंगे? हो सकता है उसमें कोई सेम डे भी लगा दे, पर सेम डे भी अगर चेक को लगा देगा तो पैसा तो जल्दी एकदम से नहीं आ जाएगा। पैसा आने में कम से कम 2-3 दिन या 4 दिन लग सकते हैं क्लियरिंग में। तो सिचुएशन में जो चेक इशूड करें आपने अपने लोगों को जिनसे आपने माल खरीद रखा है, मतलब क्रेडिटर है, जिनसे आपने उधार माल खरीद रखा है क्रेडिटर से, और आपने उसको कैश में पेमेंट ना देके आपने चेक काट के दे दिया। अब वो क्या करेगा, वो चेक लेके बैंक जाएगा और बैंक में क्या करेगा, अपने अकाउंट में चेक लगाएगा, ठीक है, फिर आपके अकाउंट से पैसा निकलेगा, लेकिन वो सेम डे नहीं निकलेगा, उसमें टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, इस सिचुएशन के अंदर हमारा रिकन्सिलिएशन में एंट्री आ जाएगा। क्यों, सपोज करिए आपने आज तारीख क्या है, आज 21 तारीख है, 21 अप्रैल 2024, आपने 21 अप्रैल 2024 में किसी को एक चेक काट के दिया। तो जब आपने 21 अप्रैल 2024 को एक चेक काट के दिया तो क्या वो आज चेक आज ही प्रेजेंट हो जाएगा बैंक में, क्या उसको आज ही पैसा मिल जाएगा? नहीं। तो 21 अप्रैल 2024 आज जो डेट है, अगर आपको कहीं से कोई चेक मिलता है, आप उसे अपने अकाउंट में लगाते हैं तो उसका पैसा आपको सेम डे नहीं मिलेगा, टाइम लगेगा, ठीक है। तो एक ये एडजस्टमेंट हमको अभी डीपली समझिए। एक आएगी चेक डिपॉजिट, सेकेंड एडजस्टमेंट है चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, ठीक है। आपने चेक बैंक में क्या करा, जमा करे, जब चेक बैंक में जमा करें तो आपका पैसा आपके अकाउंट में नहीं आया, ये उल्टा हो गया। आपको किसी से चेक मिला, पहले वाले केस में तो हमको चेक मिला था, अब आपने क्या करा, हमको किसी से चेक मिला था, हमने क्या करा था उसको, सॉरी हमने किसी को चेक इशू करा था। तो इशू के केस में आपने देख लिया, इशू के केस में किस तरह से ट्रीटमेंट होता है। डिपॉजिट में हमको चेक मिला, हमने अपने खाते में क्या करा, उसको डिपॉजिट किया, तो सेम डे तो पैसा नहीं आ जाएगा, कोई टाइम लगेगा, तो ये एडजस्टमेंट हो जाएगी। एक होती है इंटरेस्ट
चार्ज बाय बैंक। बैंक ने आपके अकाउंट से क्या करा, कुछ इंटरेस्ट का पैसा काट लिया। इंटरेस्ट का पैसा काटने का मतलब क्या होता है, सपोज करिए कि आपने बैंक से लोन ले रखा है। अब बैंक ने आपने बैंक से लोन ले रखा है तो बैंक उसे ब्याज देगा ना, वो ब्याज जो है बैंक क्या करेगा, उसकी जो EMI होगी, तो जो इंटरेस्ट का पोर्शन होगा उसको आपके अकाउंट से डेबिट करता रहेगा, यानी कि आपके अकाउंट से काटता रहेगा। अब बैंक वहाँ काट रहा है, आपको पता नहीं है, ठीक है। आपको तो जब पता लगेगा, जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट आएगी तब आपको पता लगेगा। तो सिचुएशन में हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। इसके बाद ऐसा हो सकता है कि आपके अकाउंट में किसी ने मनी डायरेक्टली डिपॉजिट कर दी। फॉर एग्जाम्पल किसी डेटर ने आपके अकाउंट में पैसा जमा कर दिया। अब डेटर ने आपके अकाउंट में पैसा जमा कर दिया तो वो डेटर तो जमा करके चला गया ना आपके अकाउंट में पैसा, आपके अकाउंट में तो बैलेंस बढ़ गया, लेकिन आपको क्या पता लगा कि आपके यहाँ बैलेंस बढ़ा नहीं बढ़ा, यानी हमें कैश बुक में क्या एंट्री होगी वो हम देखेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन। अभी हम ये एडजस्टमेंट देख रहे कौन कौन से एडजस्टमेंट होती है। फिर एक आता है जिसको हम कहते हैं मनी डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर बट नॉट मेंशन इन द कैश बुक। ये मनी जो है कस्टमर ने हमारे अकाउंट में जमा कर दी, हमें पता नहीं। फॉर एग्जाम्पल बैंक कई बार क्या करता है, आपकी मंथली LIC की प्रीमियम देता रहता है, या आपकी ईयरली LIC की प्रीमियम देता रहता है, या और अदर प्रीमियम देता रहता है, आपके अकाउंट से डेबिट होती रहती है। वो आपको पता कब लगती है, जब बैंक स्टेटमेंट आपके पास आता है, तो उस समय हम अपनी बैंक रिकन्सिलिएशन को मैच करते हैं उससे। और क्या हो सकता है, और इसके अंदर बैंक चार्जेस, हाँ एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है बैंक चार्जेस। बैंक ने आपके अकाउंट से ATM चार्जेस के कुछ अमाउंट काट लिए, SMS चार्जेस के कुछ पैसे काट लिए, ठीक है, तो उसे बैंक चार्जेस बोलते हैं। तो बैंक चार्जेस की एडजस्टमेंट भी हमें क्या करनी पड़ती है, अपने रिकन्सिलिएशन में करनी पड़ती है। बैंक चार्जेस का मतलब होता है बैंक ने हमारे अकाउंट से डेबिट कर दिया, पैसा काट लिया, पर आपको तो नहीं पता ना, आपको तो जब पता लगेगा जब बैंक स्टेटमेंट आएगी। तो ये हमारे एडजस्टमेंट है। एक इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, आपकी बार अकाउंट में, आपके अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट किया, आपके अकाउंट में इंटरेस्ट जमा किया। जब आपके अकाउंट में इंटरेस्ट जमा किया तो आपका बैलेंस तो इंक्रीज हो गया होगा, पर आपको कब पता लगेगा ये बात, जब बैंक स्टेटमेंट आपके पास आएगी तो आपको दिखाई देगा मेरे पैसे, मेरे खाते में पैसे जमा हुए, बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया है। ऐसे हम लोग जब शेयर में पैसा लगाते हैं किसी कंपनी के, तो वहाँ से हमें डिविडेंड मिलता है, तो डिविडेंड रिसीव्ड हो गया कंपनी को, तो सॉरी कंपनी का कस्टमर को, तो जब डिविडेंड रिसीव होता है तो वो डिविडेंड भी हमारे अकाउंट में बैंक क्रेडिट करता रहता है, यानी हमारे अकाउंट में लिखता रहता है, हमको पैसे देता रहता है, हमारे अकाउंट में आता रहता है पैसा। हमको कब पता लगेगा, जब हमारी बैंक स्टेटमेंट आएगी, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट्स है जो हमारे को बैंक रिकन्सिलिएशन के अंदर क्या करनी पड़ती है, करनी पड़ती है। तो इन एडजस्टमेंट्स को करने के लिए हमको ये बनाना पड़ता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो आप हमेशा याद रखिए, दो बुक्स हैं, एक आपकी 3 कॉलम कैश बुक है और एक आपकी बैंक स्टेटमेंट है, जिसे बैंक पासबुक भी बोलते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट कह दो या बैंक पासबुक कह दो, एक बुक ये हो गई, और एक बुक आपकी हो गई 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक में आपके दो डेबिट साइड के दो होंगे, एक कैश का कॉलम होगा, एक बैंक का कॉलम होगा। क्रेडिट साइड में आपके 2 कॉलम होंगे, कैश का कॉलम होगा, एक बैंक के कॉलम होगा, ठीक है। कैश का टोटल जो बैलेंस निकलेगा, कैश का बैलेंस कभी भी माइनस में नहीं आ सकता। आप ऐसे नहीं कह सकते कि आप यहाँ 100 रुपये जमा है और यहाँ पे आपने 110 रुपये निकाल लिए, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। 10 रुपये नेगेटिव कैश कभी नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव कैश बैलेंस रहेगा। अगर आपके यहाँ पे 100 रुपये जमा है, 100 के 100 निकल सकते हैं या 100 से कम निकलेंगे, वो ऐसा नहीं कि 100 से ज़्यादा निकल जाएंगे। आपका बैलेंस CD की जगह इधर आने लगेगा कैश का, तो कैश का बैलेंस कभी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, ये पूरी बोल रहा है। बैंक का बैलेंस, हाँ बैंक का बैलेंस आपका कुछ भी हो सकता है। बैंक का बैलेंस अगर आपका इधर का क्रेडिट साइड सॉरी डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो उसे कहेंगे बैलेंस एज पर बैंक, वो बैंक बैलेंस आएगा। पर कई बार ऐसा भी होता है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा हो जाती है, डेबिट साइड कम हो जाती है, तो हम ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो अभी हमारे ओवरड्राफ्ट के भी क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हम लोगों ने बैंक से क्या कर रखा होगा, पैसा ज़्यादा विड्रॉ कर रखा होगा, यानी कि पैसा ज़्यादा निकाल रखा है, ठीक है, और हमारे बैंक में जमा कम, इसको हम कहते हैं एक तरीके से क्या कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो हमारे 4 तरह के क्वेश्चन आएंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इसे हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक या डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कह दीजिए। और फिर एक हमारा आएगा, अगर एक जगह डेबिट बैलेंस होगा तो दूसरी जगह क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। फिर आ सकता है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, और इसको हम कह सकते हैं ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो हम एक एक करके इसकी थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं चीज़ों को, देखिए कैसे डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को एक करके। सबसे पहले मैंने आपको बताया, पहली एडजस्टमेंट आप इसको नोट करिए, ये है चेक इशू टू, किसी को भी दिया है, चेक इशू टू क्रेडिटर, फॉर एग्जाम्पल चेक इशू टू क्रेडिटर बट नॉट
presented for payments। एक एक करके पहले लिख ले, इसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। सेकेंड एडजस्टमेंट हो सकती है चेक डिपॉजिटेड। कई बार डिपॉजिट की जगह पेड भी आता है। पेड का मतलब ज़्यादा पेड नहीं कि आपने किसी को दे दिया, पेड का तो जमा ही। चेक डिपॉजिटेड और पेड इनटू द बैंक, आपने बैंक में चेक जमा किए बट नॉट क्लियर्ड, एक एडजस्टमेंट हो सकती है। एक एडजस्टमेंट होती है आपकी बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक में आपके अकाउंट से कुछ पैसे काट दिए, बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक। ठीक है, नेक्स्ट मनी डायरेक्टली डिपॉजिटेड। मनी डायरेक्टली डिपॉजिटेड in our bank account by the customer or debtor, by the customer, और हम उसको डेटर भी कह सकते हैं। आपके अकाउंट में आपको किसी से पैसा लेना था, उसने आपको ना देके आपके अकाउंट में जमा कर दिया। और इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ने आपके अकाउंट से क्या कर दिया, पैसा काट लिया इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। फिर नेक्स्ट डिविडेंड क्रेडिटेड बाय द बैंक, आपके अकाउंट में बैंक ने डिविडेंड का पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, डिविडेंड क्रेडिटेड बाय द बैंक। ये सब चीज़ें बैंक कर रहा है। नेक्स्ट इंटरेस्ट क्रेडिटेड कह दो या गिवन कह दो, इंटरेस्ट क्रेडिटेड और गिवन बाय द बैंक। बैंक ने आपको क्या करा, इंटरेस्ट आपके अकाउंट में जमा करा या क्रेडिट कर दिया। और कैश विड्रॉल भी हो सकती है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये कभी आपके रिकंसिलेशन में नहीं आएगी, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। ये रिकंसिलेशन का पार्ट नहीं करेगी क्योंकि कैश की ट्रांजेक्शन सेम डे हो जाएगी। और कैश विड्रॉल, दो ट्रांजेक्शन को याद रखिएगा, कैश डिपॉजिटेड और कैश विड्रॉल। ये कभी भी आपके अकाउंट के लिए रिकंसिलेशन में नहीं आएगी, कैश विड्रॉल फ्रॉम दी बैंक। कभी भी आपकी रिकंसिलेशन में क्यों नहीं आएगी, क्योंकि सेम डे हो जाएगी। अगर आपने कैश को जमा किया है, कैश को निकाला, ये दो ट्रांजेक्शन है, लास्ट वाली में बताएंगे। ये दो ट्रांजेक्शन आपको कभी प्रॉब्लम नहीं करेगी, रिकंसिलेशन का पार्ट नहीं करेगी। अगर मैंने आज ही कैश जमा करा है तो वो आज ही जमा हो जाएगा बैंक। अगर मैंने कैश निकाला है तो वो आज ही निकल जाएगा। इसकी एंट्री तो आपको पता होगी, कैश जमा करोगे तो क्या एंट्री होगी, बैंक में आपका पैसा बढ़ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक आपका पर्सनल अकाउंट होता है एज पर कौन सी अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच भी एसेट है हमारा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपका पैसा क्या हो गया, बैंक में जमा हो, या फिर जमा कर विड्रॉ करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, कैश आपके पास आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस सिचुएशन में आपका क्या होगा, पैसा आपके पास आया बैंक से निकल के। यहाँ पे बैंक आपका क्रेडिट मतलब कम हो रहा है, यहाँ पे बैंक डेबिट हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे बैंक बढ़ रहा है, आपका पैसा आपके यहाँ से कम हो रहा है, कैश निकल के जा रहा है बैंक में। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बैंक से निकल के आपके पास आ रहा है, जैसे बैंक को क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो रूल हमारा है ही, हमारा डेबिट का रिसीवर, क्रेडिट का रिसीवर वाली बात चलती है। लेकिन हम इसमें वाले रूल लगाएं तो बैंक हमारा कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, तो डेबिट का रिसीवर। एक चीज़ हमारी क्या हो रहा है, पर्सनल अकाउंट में कुछ डेबिट हो रही है, और ये रियल अकाउंट है, कैश एसेट है, तो रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट नॉट गोज आउट, जो जा रहा है क्रेडिट करो। कैश आपका जा रहा है, कैश से क्रेडिट करो,
बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है, डेबिट का रिसीवर पर्सनल अकाउंट में से डेबिट कर दिया, इसे रियल अकाउंट में से क्रेडिट कर दिया। ऐसे यहाँ पे क्या करा हमने इसको रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है वो डेबिट करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये आपका पर्सनल अकाउंट है, बस क्रेडिट द गिवर, बैंक ने आपको पैसा दिया, ठीक है। तो दो एंट्री आप ध्यान रखिए, ये रिकंसिलेशन में कभी भी एंट्री आपकी नहीं आएगी। कैश कौन सी, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक और कैश विड्रॉल टू बैंक। हाँ, इनको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक इशू टू क्रेडिटर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने किसी को चेक काट के दिया, आज 24 तारीख को आपने चेक काट के दिया है, तो 24 तारीख को चेक बैंक में नहीं लगाएगा, हो सकता है 24 को लगा भी दे, 24 को लगा दे वो चेक, लेकिन 24 को तो पैसा नहीं मिलेगा, हो सकता है 25 या 26 में अकाउंट से निकले पैसा आपके यहाँ अकाउंट में। 2 दिन तो लगते हैं क्लियरिंग में, अगर लोकल के क्लियरिंग में चेक और किसी की मीन अगर सेम ब्रांच में अगर हम मान लें कि मेरठ के अंदर का है, जैसे मान लें एग्जाम पे आप भी देख सकते हैं, तो आपने चेक किसी को काटे हैं तो आपने तुरंत अपने यहाँ बैलेंस कम कर लिया, पर बैंक में जब कम होगा जब उसका पैसा निकलेगा। जैसे आपने किसी का आपको चेक मिला, आपने जमा करा बैंक में, आपने तो आज जमा कर दिया, आप तो अपना बैलेंस आज ही बढ़ा लेंगे, मेरा बैलेंस आ गया अकाउंट में, खाते में पैसा आ गया, नहीं, पर आने में 2 दिन नहीं लग सकते हैं, तो इसको हम देखेंगे। तो चेक डिपॉजिट को आपने अपने यहाँ पे क्या कर रखा है, प्लस कर रखा है, पर बैंक में जब प्लस होगा जब बैंक में आएगा पैसा, ठीक है, तो भी देखना पड़ेगा रिकंसिलेशन में। बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, बैंक अकाउंट, बैंक से आपके हर महीने क्या करते हैं, चार्जेस कटते रहते हैं, ठीक है, आपको पता नहीं लगता, तो बैंक ने तो आपको माइनस कर दिया, तो हमको पता कब लगेगा, जब हमारे यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट आएगी, हमारे यहाँ पे हमारा क्या आएगा, पासबुक आ जाएगा, वो बैंक स्टेटमेंट पासबुक एक ही चीज़ है, वो हमारे आ जाए तो हमें पता लग जाए कि हमारे बैंक से काट लिया हमारे अकाउंट। अभी काटना और जमा करने को भी अभी बताऊंगी डेबिट और क्रेडिट कैसे होता है। मनी डायरेक्टली किसी ने डिपॉजिट कर दी हमारे बैंक अकाउंट में, किसी को पैसा हमें देना था, उसने हमारे यहाँ जाके क्या कर दिया, हमारे अकाउंट में जमा कर दिया। अब हमारे अकाउंट में जमा कर दिया तो हमें कब पता लगेगा, जब हमारे पास बैंक स्टेटमेंट आएगा। ये सारी चीज़ हमें जब पता लगेगी कि हमारे पास बैंक स्टेटमेंट आएगा, नहीं हमारी बैंक पासबुक आएगी, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट आप बैंक से जाके ले सकते हैं, आप एप्लीकेशन लिखिए, बैंक आपको बैंक स्टेटमेंट दे देगा। और जनरली ये ट्रांजेक्शन किसमें पड़ेगी, सेविंग अकाउंट में नहीं पड़ेगी, करंट अकाउंट में पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस के अंदर करंट अकाउंट। उसके बाद मनी जमा हो गई हमारे अकाउंट में, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, बैंक ने क्या करा, इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, आपने बैंक से लोन ले रखा है, ठीक है, तो बैंक ने आपके अकाउंट में इंटरेस्ट काट लिया, ठीक है, लोन की EMI जो जारी का जो इंटरेस्ट पोर्शन है वो काट लिया आपके अकाउंट में, हमें बाद में पता लगेगा सब चीज़ें। डिविडेंड क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक ने आपके अकाउंट में डिविडेंड जमा कर दिया, आपने शेयर में पैसा लगा रखा है किसी कंपनी से, वहाँ से आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो डिविडेंड आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, ठीक है, तो आपका बैलेंस बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक ने आपके अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, क्यों क्रेडिट करा, आपने FD बनवा रखी है बैंक में, FD का जो ब्याज आता है वो कहती है कि मेरे अकाउंट में डालते रहा करो हर महीने, तो आपके अकाउंट में आता रहता है FD का ब्याज, वो क्रेडिटेड हो गया आपके अकाउंट में ना, बैंक ने आपको दे दिया। और ये 2 एडजस्टमेंट जो मैंने बताई, कैश डिपॉजिट की और कैश विड्रॉल की, उन दोनों को आपको नहीं लेना है बैंक रिकंसिलिएशन में, क्योंकि ये सेम डे एंट्री हो जाएगी, तो टाइमिंग डिफरेंस नहीं आएगा। बाकी ये टाइमिंग डिफरेंस वाली है सारी एडजस्टमेंट। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब समझ गए होंगे, आज काम कर रहे हैं 2-3 दिन लग जाते हैं, टाइमिंग डिफरेंस, इट विल नॉट हैपन ऑन द सेम टाइम, ये सेम टाइम पे नहीं होगी, ओके। तो ध्यान रखना, 2 एडजस्टमेंट को छोड़ के बाकी सारी की सारी हमारी टाइमिंग डिफरेंस पे चलेगी, और टाइमिंग डिफरेंस के अंदर को ध्यान रखना। अब थोड़ा सा हम एक चीज़ और समझते हैं, ये मैंने आपको समझा दी है, आप थोड़ा सा देखिए डेबिट क्रेडिट को और समझते हैं बैंक के अंदर। एक बच्चे कंफ्यूज होते हैं बैंक के अंदर कि डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है। अब बच्चों के स्कूल खुले हैं, अभी अप्रैल में बच्चे छुट्टी मना रहे हैं, जरा घूम रहे हैं इधर उधर, लेकिन ये हमारी पढ़ाई शुरू हो चुकी है, हमारी पढ़ाई शुरू हो चुकी है, हम तो डेली पढ़ाएंगे। आप लोग क्लास देखिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको अच्छी लगी है तो। अब हम देखते हैं यहाँ पे और क्या करते हैं, अब थोड़ा समझते हैं, ठीक है। एक होती है हमारी कैश बुक, कैश बुक, ये कैश बुक आप लोग पढ़ेंगे बाद में, जिनको पता है वो सब सुन सकते हैं। कैश बुक, कैश बुक क्या चीज़ होती है, कैश बुक हमारे यहाँ रखी हुई सब्सिडरी बुक्स। कैश बुक में एक कॉलम हम मान के चलते हैं, इधर एक कॉलम डेट का होता है, कैश बुक में डेट, ये पर्टिकुलर हो गया, ठीक है, डेट पर्टिकुलर, ठीक है, डेट पर्टिकुलर। इसके बाद डिस्काउंट का कॉलम, एक डिस्काउंट होता है यहाँ पे, ठीक है, डिस्काउंट, फिर एक कैश का कॉलम और एक बैंक का कॉलम, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं है बोर्ड पे, ये मेरी डेबिट साइड है, ये कौन सी साइड है, डेबिट। क्रेडिट पे नीचे बना देता हूँ सेम। तो हम बात करेंगे क्रेडिट साइड की, क्रेडिट साइड में क्या होगा, देखो नीचे क्रेडिट साइड बना रहा हूँ, यहाँ पे सेम कॉलम बनेंगे, डेट पर्टिकुलर, इसके बाद आपका आ जाएगा डिस्काउंट कॉलम। डिस्काउंट कॉलम आप बनाएंगे तो ट्रांजेक्शन में डिस्काउंट हो सकती है, डिस्काउंट का कॉलम, कैश का कॉलम, और यहाँ पे आ जाएगा आपका बैंक। अब जब 3 कॉलम कैश बुक क्यों कहते हैं, आप देखेंगे इसमें
कॉलम 3 है, एक डिस्काउंट का कॉलम है, एक कैश का कॉलम है, एक बैंक का कॉलम है। ये तो आपका डेट ऑफ पर्टिकुलर कॉलम ये वाले हमारे 3 है मेन, ठीक है ना। अब अगर आप देखेंगे तो ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। आप हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप बैंक में कोई चीज़ जमा करेंगे, बैंक में कुछ भी जमा करेंगे तो आपका डेबिट होगा, यानी कि यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा, इस साइड लिखा जाएगा। जब भी आप बैंक में कुछ जमा करेंगे तो आपका बैंक बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, डेबिट होगा, ठीक है, क्योंकि बैंक हमारी एसेट है और एसेट को जितना डेबिट करते हैं वो इंक्रीज होगी। फिर हम बात करेंगे क्रेडिट साइड में, अगर हम बैंक से कुछ भी निकालेंगे, विड्रॉ करेंगे तो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, यानी कि यहाँ लिखा जाएगा, बैंक आपका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सेम पैटर्न में कैश में अगर आपने कुछ जमा करा तो यहाँ डेबिट हो जाएगा, कैश भी आपका एसेट है, कुछ निकाला तो कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा, कैश आपका कम हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पे सेम चीज़ चल रही है। अगर हम लोग बैंक में कुछ जमा कर रहे हैं तो डेबिट, कैश में कुछ बैंक से निकाल के ला रहे हैं फिर विदेश से तो डेबिट, बैंक से क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं तो क्रेडिट, यानी हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। और अगर हम कैश में से कुछ निकाल रहे हैं तो हमारा कैश अकाउंट कम हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे बिजनेस में होती है कैश बुक। तो कैश बुक को हम लोग अपने बिजनेस में रखते हैं। और डिस्काउंट की जो एंट्री होती है, जैसे डिस्काउंट अलाउड है तो आपका डेबिट साइड में आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड। अगर आपने किसी को डिस्काउंट दिया है तो यहाँ आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट आपको मिला है तो आप यहाँ क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि डिस्काउंट आपकी इनकम होती है। इनकम का रूल आपको पता है, क्रेडिट करते हैं तो यहाँ डिस्काउंट मैंने क्रेडिट साइड पे लिखी है। अगर ट्रांजेक्शन में कहीं आपको डिस्काउंट मिली है, ठीक है, और अगर डिस्काउंट आपने किसी को दी है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे, तो आपका एक्सपेंडिचर यहाँ लिख देंगे। तो ये तो आपका कैश बुक है जो बिजनेस में रखा जाता है। बिजनेस में कैश में कुछ नहीं, कैश बॉक्स है, उसमें बस हमने 2 कॉलम रख दिए ताकि हमको याद रहे हमारे कैश में कितना कितना आ रहा जा रहा है, तो यहाँ से पता लगेगा। बैंक में कितना आ रहा जा रहा है तो यहाँ से पता लगेगा, ठीक है। तो बैंक का आना जाना, कैश का आना जाना वो आपको पता होना चाहिए अपने बिजनेस में, क्योंकि जब ऑडिट होता है तो हमारी कैश बुक चेक होती है, ठीक है। कैश बुक के अंदर हमेशा हमारा बैलेंस निकलना चाहिए प्रॉपर तरीके से। हाँ, मैंने आपको बताया था बैलेंस आप निकाल सकते हैं, ऊपर में से ये माइनस करिए। सपोज करिए कि अगर आपका बैलेंस कितना आता है, ये 200 बैलेंस 200 है ट्रांजेक्शन, और यहाँ पे आपने सपोज करिए कि आपने 50 रुपये खर्च करे, तो यहाँ पे आपका बैलेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका बैलेंस 150 है, ये आपका बैलेंस। ऐसी बैंक में आपके यहाँ पे 500 रुपये सपोज करिए, और यहाँ पे आपके जो है 150 खर्च हो गए, तो यहाँ पे कितना बैलेंस आ जाएगा, 350 बैलेंस आ जाएगा, ये बैलेंस है, ठीक है। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, कैश का बैलेंस कभी नेगेटिव नहीं आ सकता है। नेगेटिव का मतलब है ऐसा नहीं कि 200 नीचे हो जाए 50 ऊपर हो जाए। आप 200 में से 50 उठाएंगे तो यहाँ शो करने लगेगा माइनस का 150। माइनस में कभी कैश नहीं हो सकता। कैश में अगर माइनस आ रहा है दैट मीन्स कहने के बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम है, आपने कैश की ट्रांजेक्शन को गलत किया। हाँ, बैंक में हो सकता है, बैंक में अगर 500 में से आप 150 घटा रहे हो, 500 आपके पास रिसीव्ड है, बैंक में पैसा है, और 150 आपने बैंक से खर्च किया, तो आपका 350 रुपये का बैलेंस है, यानी कि अभी आप 350 रुपये और निकाल सकते हैं बैंक से। उल्टा भी हो जाता है, 500 नीचे आ गया, 150 ऊपर हो गया, तो आपका ओवरड्राफ्ट आ जाएगा। ओवरड्राफ्ट का मतलब कि आपने का जमा तो कम है बैंक में, आपका जमा कम है और आपने निकाल ज़्यादा रखा, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, बैंक का ओवरड्राफ्ट देंगे। तो बैंक में हमारा ओवरड्राफ्ट निकल सकता है और हमारा कैश में कभी भी माइनस बैलेंस नहीं होगा। अब थोड़ा सा एक चीज़ और सीखते हैं, किस तरीके के हमारे बैलेंस हमें मिलेंगे। एक मिलेगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पीबी, पीबी मतलब पासबुक। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस का उल्टा क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक। तो इसका उल्टा लिखो, क्रेडिट बैलेंस एज पर, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये आपको पता होना चाहिए। आप ओवरड्राफ्ट में डील करेंगे, एक दूसरे के बैलेंस, आप किसी भी बैलेंस को लेके चल लो, आपका आंसर सेम आ जाएगा। तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक कर लो या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक बोल दो। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब है कि बैंक में आपका पैसा जमा पड़ा हुआ है। क्रेडिट बैलेंस एज पर पास कैश बुक का मतलब आपका पैसा जो है आपके यहाँ पे है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ओवरड्राफ्ट को। हाँ, कैश में कभी ओवरड्राफ्ट नहीं होगा, लेकिन बैंक में ओवरड्राफ्ट हो सकता है। बैंक में ओवरड्राफ्ट नहीं हो सकता है, आपने बैंक से विड्रॉ ज़्यादा कर रहा हूँ, करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में तो क्या होता है, आपको बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है, और बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है करंट अकाउंट के अंदर। तो उस वजह से आप क्या करेंगे, आप बैंक से पैसे ज़्यादा निकाल सकते हैं, क्योंकि करंट अकाउंट की जो बिजनेसमैन होता है उसकी फैसिलिटी होती है कि बैंक उसकी
नहीं करेगा, रोकेगा नहीं। अगर उसे किसी को पेमेंट करना है तो बैंक उसके चेक्स का ऑनर करेगा, यानी कि उसकी जितने भी चेक्स आएंगे अगर उसके खाते में पैसा कम है तो बैंक उसकी पेमेंट कर देगा, क्योंकि इससे बैंक की गुडविल खराब होगी। कस्टमर का चेक बाउंस हो जाएगा, अगर किसी को दे रहा है चेक बिजनेसमैन और चेक वो बाउंस हो जाता है तो उसकी गुडविल इफेक्ट होगी। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए बैंक आपको करंट अकाउंट पे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है। तो करंट अकाउंट की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी को हम लोग यूज़ करेंगे, और जनरली हम करते ही बिजनेस के अंदर तो करंट अकाउंट हमारा होता है तो हम लोग यूज़ करते हैं ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, और उसको हम जो है विद इन 1 मंथ पैसे को पे कर देते हैं, ठीक है, फॉर्टनाइट में पे कर देते हैं, 15-15 दिन में पे कर देते हैं, ठीक है। बैंक उस पर आपसे थोड़ा बहुत ब्याज लेता है, इंटरेस्ट लेता है, वो आपका क्या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, ठीक है, आपकी करंट लायबिलिटी है, आपको बैंक को पे करनी पड़ती है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। ओवरड्राफ्ट, हाँ ओवरड्राफ्ट याद रखिएगा, ओवरड्राफ्ट आपका हो सकता है अगर आएगा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ठीक है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो वो आपका ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक भी बनेगा। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ये बनेगा आपका ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। पासबुक को हम लोग एक चीज़ और बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट। तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं ये बैंक स्टेटमेंट क्या है, बैंक स्टेटमेंट। अब यहाँ पे अगर ओवरड्राफ्ट दिखा रहा है एज पर कैश बुक, तो इसका मतलब ये है ये आपका क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, ये है क्रेडिट बैलेंस, मतलब आपने ज़्यादा निकाला है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। और इसे क्या कह देंगे, इसे कह देंगे उल्टा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। जबकि होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, ऊपर डेबिट बैलेंस होना चाहिए अगर जमा है आपका पैसा, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए अगर आपका अकाउंट में जमा है, और यहाँ जमा नहीं तो उल्टा है, डेबिट बैलेंस लेके क्या आ रहे हैं, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो मतलब आपने बैंक से पैसा निकाल रखा है, और बैंक का आपसे लेना है तो क्या है डेबिट बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट या बैंक पास। तो आपको ये बैलेंसेज याद होने चाहिए, अगर आपने बैलेंसेज सही तरह से समझ लिए तो फिर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं है। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं, आज फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट लेक्चर है, एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमारे क्या होता है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर हम पासबुक यानी कि बैंक स्टेटमेंट और अपनी कैश बुक बिजनेस की जो कि उनके बैलेंस को टैली करते हैं, ठीक है, ऐसे होते रहेंगे बैलेंस, इन बैलेंस में टैली करते हैं। तो बैलेंस को टैली करने के लिए हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी बिजनेस में अपना बैंक अकाउंट को हमें कहाँ दिखाना होता है, एसेट साइड में दिखाना होता है, तो बैंक रिकन्सिलिएशन के थ्रू हमसे ठीक करेंगे कि उसमें बैलेंस में कुछ चेंजेस हैं, तो ठीक करके हम उसे एसेट साइड में दिखा सकते हैं, ठीक है। और ओवरड्राफ्ट होगा तो लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, ये भी देखना है। तो हमारी एडजस्टमेंट कौन कौन सी बनी, हमारी एडजस्टमेंट पहले बनी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमने चेक काट के दिया किसी को, अभी तक उसने बैंक में प्रेजेंट नहीं करा पेमेंट के लिए, ठीक है, देखेंगे इसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने चेक को बैंक में डिपॉजिट करा, जब चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट करा, ठीक है, पर अभी तक क्लियर नहीं हुआ, बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ हमारे अकाउंट में, ठीक है, बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक, बैंक में हमने चार्जेस हमारे बैंक में चार्ज कर लिए, अकाउंट से पैसे काट लिए। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, बैंक ने हमारे अकाउंट से इंटरेस्ट काट लिया। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट दिया हमारे अकाउंट में जमा कर दिया। डिविडेंड क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक ने डिविडेंड आपके अकाउंट में क्रेडिट किया। मनी डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द कस्टमर इन अवर बैंक अकाउंट, हमारे अकाउंट में कस्टमर ने डायरेक्टली पैसा जमा कर दिया, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट हम देखेंगे धीरे धीरे, एडजस्टमेंट देखे करके कंसलेशन यही उठेंगे एडजस्टमेंट, इनसे हमें कंसलेशन बनाना है। कैश डिपॉजिट टू द बैंक और कैश विड्रॉल फ्रॉम द बैंक, इसमें कभी भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सेम डे एंट्री हो जाएगी। आपने अभी किसी को भेजा बैंक से पैसे निकालने के लिए, कैश में निकालने, चेक से नहीं बात करो, कैश में निकालने के लिए भेजा, तो आपका सेम डे क्या हो जाएगा, पैसा आपको मिल जाएगा, रिकन्सिलिएशन एंट्री आएगी, क्योंकि उस दिन बैंक आपको माइनस कर लेगा, आप अपने प्लस कर लेंगे, आपके यहाँ पैसा आ गया। और उसके बाद अगर आपने क्या करा, चेक अगर आपने कैश विड्रॉल के लिए कैश डिपॉजिट करा तो आपका पैसा वहाँ जमा हो जाएगा, सेम डे हो जाएगा। सेम डे हो जाएगा तो बैंक आपको इंक्रीज कर देगा आपके बैलेंस को, और आप अपने बैलेंस को भी क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, ठीक है ना। तो चेक डिपॉजिटेड इस तरीके से हमारी ट्रीटमेंट चलेगी। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को, इसकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसका क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा रिकॉल करें, ठीक है। रिकॉल करने के बाद हमें थोड़ी देर में कुछ क्वेश्चन वगैरह भी करेंगे इसके, ठीक है। तब तक आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे कृष्णा क्लासेस को प्रमोट करिए प्लीज़, मुझे आपकी हेल्प चाहिए और आप लोगों का मुझे क्या चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, ओके।